नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपकी स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अपने प्रभाकर चैनल पर जो प्रत्येक लेसनों की पार्ट सीरीज चला रखी थी उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का आनुवांशिकता वाला चैप्टर, यानी जेनेटिक्स वाला चैप्टर। कितने अंक का है? 4 अंक का। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 8वां। कौन सा है? 8वां है। चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 8वां है। क्या नाम है? आनुवंशिकता। कितने नंबर का है? कितने नंबर का बेटा? आनुवंशिकता कितने नंबर का है? 4 अंक का, ठीक है ना? कितने नंबर का बेटा? 4 नंबर का, ठीक है। अब 4 नंबर का पार्ट है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर 1 आनुवंशिकता, पहला। दूसरा आनुवंशिक लक्षण। तीसरा आनुवंशिकी के जनक, ठीक है, और आनुवंशिकी के जनक, ठीक है। और अपन पढ़ने जा रहे बेटा आनुवंशिकी के जनक। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी। फिर बेटा 5वां पढ़ेंगे मेंडलवाद। 6वां पढ़ेंगे क्या? मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना? पादप का चुनाव। और 7वां पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्या? आनुवंशिक शब्दावली, यानी विपर्य सिलेक्शन लेते हुए क्या लेंगे? विपर्य सिलेक्शन वैसे इसमें आ जाएगी। और फिर 8वां पढ़ने जाएंगे बेटा 8वां पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या? आनुवंशिक शब्दावली। और फिर पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिक शब्दावली, उसमें कौन कौन से पढ़ेंगे? नंबर 1 जीन, फिर युग्मविकल्पी, फिर उसके बाद तीसरा पढ़ने वाले हैं जीन प्रारूप, और चौथा पढ़ने जाए लक्षण प्रारूप। फिर पढ़ने जा रहे हैं 5वां लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, और उसके बाद पढ़ेंगे F1 पीढ़ी, और 6वां पढ़ेंगे बेटा F2 पीढ़ी, और 7वां पढ़ेंगे बेटा अपन लोग जनक पीढ़ी, है ना? इस चैप्टर के अंदर इतने सारे पार्ट्स अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 पहला क्या है अपने पास में? पहला क्या है? आनुवंशिक लक्षण। चलो आनुवंशिक लक्षण तो किसे कहते हैं? वे लक्षण जो हमारे माता पिता के लक्षण है उसकी संतान में दिखाई देते हैं। कि वे लक्षण जो उसके माता पिता के लक्षण उसकी संतान में दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। पहला बात क्या आ गई? आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे? वे है लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो ऐसे
लक्षण जो उसके माता पिता के लक्षण उसकी संतान में दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण जो उसके माता पिता के लक्षण उसकी संतान में दिखाई देते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है और उसके बाद में आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? यानी कि आनुवंशिकी के पिता। आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जोहानन मेंडल। ठीक है। फिर ग्रेगर जोहान मेंडल आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? आनुवंशिक शब्द किसने दिया? बैटसन। ठीक है ना। आनुवंशिक शब्द किसने दिया? बैटसन ने। फिर उसके बाद में आता है बेटा क्या? उसके बाद में आता है आनुवंशिक लक्षण क्या? फिर आता है आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के शरीर, आकार तथा आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ये बात है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव के शरीर, आकार, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसी आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी हो गया। अब बेटा आगे की तरफ चलते हैं अपन लोग। क्या ये बात आ गई? फिर उसके बाद आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी पढ़ लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी, क्योंकि आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बेटा। तो आता है आनुवंशिकी के पिता कौन है बेटा? आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जोहानन मेंडल। ठीक है। आप इनका जीवन परिचय पढ़ना चाह रहे हैं तो देखो बहुत आसान सी तैयारी की। जन्म कब हुआ था? 22 को। बोलो 22 को। ठीक है। 22 को। कैसे यार पता? विद्यालय कब जाते हो? आप पूछ लो मई में तो रिजल्ट आएगा, मई जून में तो रिजल्ट आएगा, फिर जुलाई में जाएंगे। जुलाई में सोचो कौन सा सब्जेक्ट लेना है तो बताओ कब जाओगे? जुलाई में। तो 22 जुलाई 1822 में।
22 जुलाई 1822 में किनका जन्म हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल का। स्थान ऑस्ट्रिया के सिलीसियन नामक प्रांत में, ठीक है। इसका जन्म यहाँ हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया? क्या रहा? इन्होंने दर्शन शास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। शास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। देखो कैसे याद रखोगे, समझो क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को, ठीक है। विद्यालय जुलाई में जाएंगे, इसलिए 22 जुलाई 1822 को, ठीक है। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के सिलीसियन नामक प्रांत में का जन्म हुआ, ठीक है। फिर जैसे ही ये क्या चाहते थे कि मेरा नाम अमरो, तो ये क्या चाहते थे? तो अमर होने के लिए क्या है? ये शिव जी की तपस्या करने लगे। क्या करने लगे? माना ये शिव जी है, ठीक है, इनकी ये तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय ऐसे करके शिव जी की तपस्या कर रहे थे। जैसे जैसे शिव जी की तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते क्या कहते हैं? प्रसन्न होते हैं यानी दर्शन दे देते हैं। शिव जी का दे देते हैं दर्शन, और दर्शन दे कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आज से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। केवल अपने कर्म करते रहना, ठीक है। ऐसे करके क्या कर दिया? वो अंतर्ध्यान हो गए। तो देखो दर्शन शास्त्र है ना, दर्शन दिए थे ना, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी। कब? लगभग 1847 ईस्वी को, ठीक है। फिर जैसे ही उन्होंने तथास्तु आशीर्वाद दिया, उस समय कौन आ गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन आ गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या कहा जाता है? बोलो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 की क्रांति। कौन पूछ सकता है? 1857 की क्रांति। तो एक कम रखो, तो 1856। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल 1856 से लेकर 1856, क्योंकि 57 आ गया, एक कम कर देना है। 1856 से लेकर 1863 लगभग 7 है ना, 1856 से लेकर 1863 तक वह 1863 तक मटर के पादप पर अपना प्रयोग किए थे। अपना प्रयोग किए थे। कितने साल तक? लगभग 7 साल तक। कितने साल तक? लगभग 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक। फिर जैसे ही 7 वर्ष तक उन्होंने मटर के पादप पर प्रयोग किए, प्रयोग करने पर क्या हुआ? वह उन्हें परिणाम प्राप्त। क्या प्राप्त हुए? परिणाम। और उन परिणामों को कौन ले गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन ले गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का लड़ते हुए और कहाँ है? उन्हें जो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम थे, उन नियमों को लड़ते हुए कहाँ ले गई? कहाँ ले गई? अंग्रेजों की कर्नल के पास। अंग्रेजों के कर्नल के पास।
और उन्होंने क्या कर दिया, सुरक्षित रखा दिया। क्या रख दिया, सुरक्षित रखा दिया। कहां रखा दिया, कहां रख दिया। यानी कि दोबारा देखो, 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ। कहां, ऑस्ट्रिया के सिलिसियन नामक प्रांत में। जैसे इनको सर्दी लगी थी तो शिव जी ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद तथास्तु तेरा नाम अमर हो जाएगा। यानी उन्होंने दर्शन शास्त्र की उपाधि प्राप्त की थी 1847 में। फिर कोबलनी मर्दानी वो तो झांसी वाली लाइन थी। सन 1857 क्रांति के एक कम कर दो 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक मर्द के बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया। फिर अपना प्रयोग किए थे। उसके बाद में जो प्रयोग किया था उसमें जो परिणाम प्राप्त होते उन परिणामों को झांसी की रानी ने दे दिए। बोलो झांसी की रानी आप ऐसे करो, मेरे प्रयोगों को कहा अंग्रेजों के पास पहुंचा दो, जनरल के पास। तो अंग्रेजों जनरल के पास पहुंचा दिया और जनरल ने उसको वैसे वैसे पढ़ दिया। कहां पर पढ़ दिया, देखो कहां पर दिया गया। एक स्थान था, उसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री नामक स्थान पर जाकर क्या रख दिया गया। कहां रख दिया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष रख दिया गया। ठीक है, रख दिया गया। उसके पश्चात में क्या हुआ, मेंडल साहब को, क्योंकि जब उन्होंने वहां पर रख दिया गया मेंडल के लक्षणों को, तो मेंडल को हो गया आश्चर्य और उन्होंने आके बुखार, कौन सी, चिरकाली सोल, उन्होंने बुखार आ गई। और लगभग कब, 6 जनवरी 1884 को उनकी मृत्यु हो जाती है। बस खत्म। इतना साहित्य है मेंडलवाद इतना साहित्य है बेटा, सॉरी मेंडल की जीवन परिचय इतना ही है। आगे बात समझे। अब जब वो लक्षण कहां रख दिए गए थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष रख दिया गया और मेंडल साहब की मृत्यु हो गई। फिर आते हैं सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, 3 विदेशी वैज्ञानिक आते हैं और वो पढ़ना चाहते थे, क्या किताबें पढ़ना चाहते थे। कहां पर, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उससे परिणाम प्राप्त है, वो उनके हाथ में आ गए। और हाथ में आ गए तो देखा ये किसने लिखा, तो अचंभित रह गए। तो फिर पता चला कि किसने लिखा था, मेंडल साहब ने लिखा था। क्या लिखा था कि जो सारे परिणाम प्राप्त हुए उनको सारणीबद्ध किया गया था। उन्होंने कहा यार मेंडल साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। और वो तीनों विदेशी वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो मेंडलवाद थे, मेंडल ने जो परिणाम प्राप्त हुए थे उनको पुनः जीवित किया। तो मेंडल के लक्षणों की मेंडल के लक्षणों को पुनः किसने जीवित किया, पुनः जीवित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन है, बताओ देखा तुम्हें याद है तो कौन कौन है वैज्ञानिक। नंबर 1 देखो, हुगो डीवरीज नंबर 1। फिर हुगो डीवरीज, कार्ल ऑरेंज। तीसरा है एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है, देखो हुगो डीवरीज कहाँ है, हु से हॉलैंड, कहाँ के थे, हॉलैंड के। ठीक है, कार्ल आ गया ना, तो देखो रा आ गया ना, तो रा कहाँ गया, रा किसके पर आता है, जर्मनी। तो कार्ल ऑरेंज कहाँ के थे, जर्मनी के।
हुगो डिक्रीज कहाँ के थे? हॉलैंड के। और एरिक वॉन शेरमैन, एरिक वॉन शेरमैन तो ना, तो कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रिया के। इन तीनों विदेशी वैज्ञानिकों ने मेंडल के पुनः लक्षणों की खोज की। इस कारण से मेंडल को नोबेल पुरस्कार दिया गया कि मेंडल साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया था। फिर इन्होंने देखा कि मेंडल ने 7 विप्रियासी लक्षणों की खोज की। कितनी? मेंडल ने 7 विप्रियासी लक्षणों की खोज की थी। लक्षणों की खोज की जिन्हें वंशानुगत लक्षण कहते हैं। वंशानुगत लक्षण कहते हैं। कौन कौन से हैं देखो? वंशानुगत कौन कौन, कितने लक्षणों खोज की थी? 7। कौन कौन से हैं देखो, याद करो। तने, फूफू, पापा, बीबी। तने, फूफू, पापा, बीबी। ये लो कितने लक्षण होंगे गिनो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 लक्षण हो गए क्या? नंबर 1 तने, यानी कि तने की लंबाई। तने की लंबाई तो कैसा होगा तना? ठीक है ना। एक होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी। अभी बताइए क्या होता है प्रभावी और अप्रभावी। तो एक होता है प्रभावी, तो तने की लंबाई कैसा है? लंबा। और फिर कैसा जाएगा? बोलना। फिर नंबर 2 फूल की स्थिति। फूल की स्थिति, फूल कहाँ कहाँ लगते हैं? एक तो क्या टॉप पर लगते हैं, एक बीच में। तो क्या होता है? अक्षीय, अक्षीय और समीपस्थ बीच में लगते हैं। ठीक है। फिर फूल का रंग। फूल का रंग, फूल का रंग कैसा था? बैंगनी और सफेद। बैंगनी और सफेद। फिर आ जाता है क्या? फली। अब यहाँ क्या है? स्थिति है ना, तो यहाँ लगेगी क्या? आकृति। स्थिति क्या है? आकृति। यहाँ लगेगी फली की, फली की आकृति। फिर फली का रंग, फिर बीज की आकृति, और फिर बीज का रंग। ये हो गया 7 प्रश्न। ठीक है। देखो फली की आकृति कैसी थी? फली कैसी थी? हाँ, पहले कैसी थी बोलो? पहले फूली हुई, फिर चपटी। तो पहले कैसी आई बोलो? है ना, फूली हुई और चपटी। फिर फली का रंग पहले कैसा होता है? हरा और बाद में पीला। हरा बाद में होता है पीला। तो हरी फली होती है पहले। फिर बीज का रंग, अब बीज क्या होगा? पहले बीज बोते हैं ना, तो पीला, और बाद में जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? पीला, और बाद में कैसा जाएगा? हरा। नहीं, आकृति है ना, आकृति, सॉरी, आकृति का रंग है। तो बीज की आकृति कैसी थी? गोल। पहले गोल होती है और फिर झुर्रीदार, और बीज का रंग कैसा था? पहले पीला और फिर होता है हरा। ये 7 विप्रेश लक्षण थे। इन्हें 7 विप्रेश लक्षणों का मेंडल ने क्या किया? जो 7 साल तक प्रयोग किए थे, उन पे परिणाम प्राप्त हुए थे। उन परिणामों को क्या कहा गया बोलो? मेंडल क्या वंशानुगत लक्षण कहा गया। और ये कितने होते हैं? 7 विप्रेश लक्षण होते हैं। कौन कौन? तने, फूफू, पापा, बीबी। तने, तने की लंबाई, लंबा बोना। फूल, फूल की स्थिति, अक्षीय समीपस्थ। फूल, फूल का रंग बैंगनी और सफेद। फली की आकृति फूली हुई और चपटी। फली के का रंग हरा और पीला। बीज का आकृति गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। फिर मेरे मित्रों आगे की तरफ आता है। अभी अब पढ़ते हैं आनुवंशिक शब्दावली।
आनुवांशिक शब्दावली कौन सी होती है? देखो आनुवांशिक शब्दावली नंबर 1 पढ़ेंगे जीन, वो तो जीन। फिर नंबर 2 क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले जीन पढ़ लेते हैं। बताओ जीन, कभी आपने सोचा क्या कि हमारी आंख यहाँ है ना, हमारे माता पिता की आंख इस जगह पर तो हमारी भी आंख इसी जगह पर है। माता पिता की कान इधर की तरफ है तो हमारी भी कान इधर की तरफ है। हाथ इधर की तरफ है दोनों तो इधर की तरफ है। कभी आपने सोचा कि आंख यहाँ के स्थान पर यहाँ आ गए शिव जी के जैसे, या कभी ये कान यहाँ की जगह यहाँ सामने लग गया हो, कभी ऐसा हुआ? बताइए इसी जगह पे क्यों आ रहा है? तो आपका आंसर रहेगा क्या? सर जीन के कारण। ऑफ कोर्स। अब जीन क्या होता है भाई? एक लक्षण को नियंत्रित करेगी। कान यहाँ पर है तो यहीं पर रहे, आंख यहाँ पर है तो यहीं पर रहे, नाक हमारी यहाँ है तो यहीं रहे, हाँ हाथ हमारे इधर की तरफ इधर की तरफ। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं बेटा? जीन। तो क्या कहती है भाषा? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया? जी से, देखो जी से जोड़ लगाओ कैसा? जोहानसन। जी से जोड़ लगाओ, जो से जॉनसन। फिर आ जाता है बेटा, ये हो गया जीन आ गया। फिर आ जाता है बेटा क्या? युग्म विकल्पी। तो क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी किसे कहा जाता है? तो देखो किसे कहेंगे? सेम वही परिभाषा है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूपों को। बस यहाँ जीन कहते हैं ना, उसकी जगह क्या लिखेंगे? नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। अब यहाँ इसकी जगह क्या लिखो? देखो क्या लिखेंगे? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ये युग्म विकल्पी हो गया। अब युग्म विकल्पी कितने प्रकार के होते हैं? बेटा बताओ फटाफट। युग्म विकल्पी देखा बताइए, आपने भी पढ़ा होगा बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है बेटा कौन सा? सम युग्म विकल्पी। दूसरा कौन सा आया होगा? विषम युग्म विकल्पी। ठीक है, विषम युग्म विकल्पी। तो अब पढ़ने जाएंगे सम युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? तो देखो सम युग्म विकल्पी किसे कहेंगे बेटा? देखो बहुत आसान है। सम यानी समान, युग्म यानी जोड़ा, और युग्म विकल्पी जानते ही हो, जीन के कारक दोनों विपरीत से रूप। तो क्या कहेंगे? क्या है? ऐसे युग्म विकल्पी जिनके ऐसे युग्म विकल्पी जिसमें जीन के दोनों स्वरूप समान हो उसे सम युग्म जी कहते हैं।
बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, जैसे लंबा है ना, तने लंबा है लंबा, तो लंबा किसको दर्शा है? टी है ना, और टी, ठीक है। और बोना, बोना किसको दर्शाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। बात आ गई। अच्छा युग्मकल में कौन कौन से हैं? जैसे लिखना था, लिखो बड़ा टी व छोटा टी, ठीक है। बड़ा टी किसको दर्शाता है? लंबे पौधे को, छोटा टी स्मॉल को, बोलने को। आ गया। फिर आता है विषम युग्म जी, यहां ले लेता हूं। तो विषम, विषम यानी क्या होता है? अलग अलग, और युग्म यानी जोड़ा। अभी युग्म भी जानते हो तो क्या कहेंगे? करीब से यहां से लिख देता हूं, इसकी चलो यही लेते हैं, बोलो। ऐसे युग्म विकल्पी जिनके दोनों स्वरूप अलग अलग या असमान हो उसे विषम युग्म जी कहते हैं। युग्म जी कहते हैं। जैसे जैसे बड़ा टी और छोटा टी, या बड़ा आर छोटा आर, ये विषम युग्म जी हो गए, ठीक है। अब हमारे पास में आ जाती है आगे की तरफ, युग्मकल भी कर लिए बेटा। चलो अब आगे को कंटिन्यू करते हुए, ये तो हो गया हमारे पास में यहाँ शब्दावली। और देख लो, और जनक पीढ़ी किसे कहते हैं? पीढ़ी, हाँ, संतान प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या है? डाल लो, F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन जीवों का संकरण कराया जाता है, जीवों का संकरण कराया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे माना कि, जैसे कि अपने यहां ले लेते हैं लंबा और इधर ले लेते हैं बोना, ठीक है। और अपने लंबे को किसे लेते हैं? टी और टी, बोना को स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनको क्रॉस कराएंगे ना, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, फिर समझाऊंगा कैसे। जैसे अपने पास क्या प्राप्त है? एक बड़ा और एक छोटा प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये तो क्या हो गई? F1 पीढ़ी। अब इसको प्राप्त करने के लिए अपने किसका, किन जीवों का संकरण कराया? इन्हें क्या कहा जाता है? जनक पीढ़ी। और इन्हें क्या कहा जाता है? संतति पीढ़ी। ठीक है। बात आगे बेटाओ, संतति पीढ़ी और जनक पीढ़ी। फिर आता है, फिर हमारे पास में आ जाता है बेटा नेक्स्ट जीन प्रारूप। चलो जीन प्रारूप, और एक और आता है जीन प्रारूप, और एक पहले लेते हैं चलो लक्षण प्रारूप। क्या लेते हैं बेटे? लक्षण प्रारूप। इससे आपको समझ आएगा। फिर दूसरा आ जाता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं? जैसे आप बताओ, मैंने कौन सी शर्ट पहन रखी है? आपको पूछा रेड। मेरे हाथ में कौन सा मार्कर है? इसका टक्कर कौन सा है? रेड। ये कौन सा है? व्हाइट। ये कौन सा है? ब्लैक। तो आप क्या कहोगे? सर हमें दूर से पता चल रहा है कि इनका रंग कौन सा है। तो ऐसे ही पेड़ क्या होता है? पेड़ पौधों में होता है कि बेटा ऐसे लक्षण जो हमें दूर से ही पता चल जाए, है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप कहा जाता है। और ऐसे लक्षण
जो हमें दूर से पता नहीं चलता, जब अपन उसके साथ रहते हैं, जब उसका परीक्षण करते हैं तब पता चलता है, अरे यार ये तो सब ऐसा था। हाँ, पढ़ाई में ड्रीम डोर, तो फिर कैसे पता चला? जब उसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, और तेरी इतनी परसेंटेज बनी क्या? बताओ क्यों? क्योंकि उसके लक्षणों का पता तो टेस्ट देने के बाद में, जब परीक्षा का परिणाम आएगा तब आएगा। अरे तू तो ड्रीम डोर चुकाई ना पड़ी। हाँ, अरे छोड़ो क्या, क्योंकि सारे साल पर तो उसने मोबाइल में निकाल दिया, बड़ा कुछ नहीं पढ़ाया गया था। तो हाँ, अरे क्या पढ़ना है, देंगे एग्जाम, पास हो जाएंगे। तो बेटा जब उसका परिणाम आया जब भी तो पता चला। तो वो किससे पता चल रहा है? उसकी टेस्ट करने पर, यानी उसके अंदर के स्वरूपों के आधार पर। तो बेटा क्या कहते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बाह्य स्वरूप से उसका पता चल जाए, वो भौतिक स्वरूप कहलाते हैं, बहुत क्या लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। और जब उसके आनुवांशिक प्रतीति से पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप। तो क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप ऐसे लक्षण जो उसकी बाह्य प्रतीति से प्राप्त होते हैं, बाह्य प्रतीति से प्राप्त होते हैं उन्हें लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबा पौधा और दूसरा कौन सा आ गया? बौना पौधा। फिर जीन प्रारूप किसे कहते हैं? बोलो, किसी जीव की आनुवांशिक प्रतीति को, आनुवांशिक प्रतीति को क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप। तो क्या कहेंगे? किसी जीव के आनुवंशिक प्रतीति को जीन प्रारूप कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। जैसे जैसे अपन ने कहा था कि बोना और लंबा और बोना पता लिया था ना। अब बीच का लेंगे तो जैसे लंबा को दर्शाता टी और बोना दर्शाता है स्मॉल टी और स्मॉल टी, लेकिन इनके बीच में क्या आ रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका तो परीक्षण से पता चलेगा कि कौन सा है। इसे अपन लंबा कर दिया, इसको बोना दिए तो कौन सा हो गया? लक्षण प्रारूप। और ये भी कौन सा हो गया? लक्षण प्रारूप। लेकिन ये कौन सा प्रारूप है? जीन प्रारूप। आगे बात समझे तो किसी जीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं और किसी जीव की आनुवंशिक प्रतीति को कहा जाता है? जीन प्रारूप कहा जाता है। फिर आ जाता है F1PD। F1PD तो जनकों का संकलन कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है F1PD कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। F1PD या संतति पीढ़ी का आपस में संकलन कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है F2PD कहा जाता है। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट एकल संकरण। देखो बेटा, एकल यानी एक, है ना, और लक्षण। तो एक लक्षणों का संकलन कराने को एकल संकरण कहते हैं। और चौथा द्विव संकरण। बोलो क्या कहते हैं? दो जोड़ी वैसी लक्षणों का संकलन कराना क्या कहलाता है? द्विव संकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। F1PD जनकों का आपस में संकलन कराने में जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो F2PD का आपस में संकलन कराने में जो पीढ़ी प्राप्त होती है F2PD। एकल संकलन, एक जोड़ी प्लस लक्षणों का संकलन कराना एकल संकलन कहलाता है। द्विव संकलन, दो जोड़ी प्लस लक्षणों का संकलन कराना द्विव संकलन कहलाता है। हो गई बात ही। चल अब आता है बेटा आगे की तरफ, इसको कंटिन्यू करते हुए मेंडल की वंशागति के नियम। और यही स्टार लगा देना बेटा,
एक तो मेंडल का जीवन परिचय और एक ये। इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो मेंडल की वंशागति का नियम, कितने नियम थे? 3। कितने नियम थे बेटा? 3। कौन कौन से थे? नंबर 1 प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, इसे किस नाम जानते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम का नियम। और तीसरा कौन सा है बेटा? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है बेटा। तो ये तीनों है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब एक पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। क्या लेते हैं? प्रभाविता का नियम। तो देखो प्रभाविता का नियम क्या होता है। वंशागति का प्रथम नियम है, ध्यान से समझना, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। देखो क्या होता है प्रभाविता का नियम, समझो। मैंने यहां लिया लंबा और बोना पौधा, चलो यहां पौधा भी लिख देता हूं, लंबा पौधा और बोना पौधा। चलो लंबा पौधा और बोना पौधा, बताओ कितने विपरीत सिलेक्शन है? कितने विपरीत सिलेक्शन? कितने? एक लंबा और एक बोना। तो विपरीत सिलेक्शन एक ही तो, क्योंकि एक ही कहते हैं, 7 विपरीत सिलेक्शन थे, तने की लंबाई लंबा और बोना, तो कितने विपरीत सिलेक्शन है? 1, ठीक है। अब लंबे को किसे दर्शाते हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और बोने को किसे दर्शाते हैं? स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इनका क्या, इनका आपस में क्या कराया? संकरण। तो देखो पहला पहले के साथ, इसे 2-3 निकालना है इससे, पहले पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सेम ऐसे ही करना है इधर से। अब इधर की तरफ ऐसे लगाया ना, अब उधर की तरफ बनाओ ऐसे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। क्या प्राप्त हुए? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बताओ ये क्या कहलाएंगे? जनक पीढ़ी, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे बेटा? जनक पीढ़ी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी? संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी, या इसको क्या कहते हैं? एपन पीढ़ी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, अब क्या लेते हैं? लक्षण प्रारूप। क्या लेते हैं? लक्षण प्रारूप, ठीक है। लक्षण प्रारूप तो आप देखोगे है ना, बाह्य स्वरूप के आधार पर, तो आपको सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा यार लंबे लंबे सभी, है ना। तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे। तो कितने? 1 2 3 4 चारों क्या है? लंबे। तो अपन कहेंगे क्या? सभी लंबे। क्या कह सकते हैं? 100% लंबे, ठीक है। ये आ गया। फिर आएगा जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या आएगा? देखो जीन प्रारूप में क्या आएगा? सभी वही, इसमें भी क्या आएगा? 100% लंबे। बात आ गई क्या? आगे बात, तो क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। तो देखो क्या कहेंगे भाई? प्रभाविता का नियम। देखो ये मेंडल की वंशागति कौन सा नियम है? पहला तो लिखो, यह मेंडल की वंशागति का गति का प्रथम नियम है।
बात आ गई। दूसरा बताओ किसके आधार पर आते थे, एकल संकरण संकरण या द्विसंकरण संकरण, कितने लक्षण दिए थे, एक। तो क्या कहेंगे ये मेंडल की वंशावली का प्रथम नियम है जो एकल संकरण संकरण पर आते थे, जो एकल संकरण पर आधारित है, पर आधारित है, ठीक है, जो एकल संकरण संकरण पर आधारित है, ठीक है। उन्होंने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण दिए, एक जोड़ी, एकल संकरण संकरण पर आधारित है ना, एकल संकरण संकरण पर आधारित है। उन्होंने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का आपस में संकरण कराया, आपस में संकरण करवाया। तो संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। संकलन कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है इस F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा। अब बताओ इसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? सभी लंबे। तो बताओ क्या है, प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे ना, तो क्या होता है जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे, और प्रभावी लक्षण के आधार पर इसको क्या कहा, प्रभाविता का नियम। तो जो दिखाई देते हैं अप्रभावी लक्षण कहा। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे रहे, प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस कारण मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम कहा। बताओ कितना आसान है, हो गया? देखो क्या कहा, इसके आधार पर वो बढ़ाओ, बोले लंबा पौधा बोना पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी, विपरीत लक्षण लेते हैं, कितने जोड़ी, एक जोड़ी। संकलन कराया, पहले के साथ, इसमें से दूसरा दूसरे के साथ, पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। क्या प्राप्त है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी कहलाती है, जनक पीढ़ी। ये कौन सी कहलाती है, F1 पीढ़ी। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण, ये मेंडल का कौन सा नियम है, पहला। ये मेंडल की वंशावली का प्रथम नियम है जो एकल संकरण पर आधारित है। उन्होंने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया। संकरण कराने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं प्रभावी, और जो दिखाई नहीं देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा। इसमें F1 पीढ़ी को प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे थे, इस कारण से इनको प्रभाविता का नियम कहा। पहला नियम खत्म हो गया। मेंडल की वंशावृत्ति का दूसरा नियम,
मेंडल की वंशागति का दूसरा नियम। चलो देखते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मेंडल की वंशागति का दूसरा नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है बेटा। कौन सा नियम है? दूसरा नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। चलो देखो क्या होता है, ध्यान से। माना कि मैंने एक जोड़ी उपरास सिलेक्शन लिए, जैसे लंबा पौधा, और यहां लिया बोना पौधा। लंबा पौधा को किसे दर्शाते हैं? टी और टी। और यहां किसे देते हैं? स्मॉल टी और स्मॉल टी। बोलो कितना लक्षण है? एक जोड़ी उपरास लक्षण, ठीक है। इसका क्या कराया? संकरण। जैसे संकरण कराया तो वही पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। इसमें भी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। क्या बढ़ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 पीढ़ी, ठीक है। अभी पढ़ा था तो अब क्या होता है, ये F1 पीढ़ी का आपस में फिर संकरण कराता है। अब इसको क्या करेंगे? F1 पीढ़ी का आपस में संकरण कराएंगे तो चेकर बोर्ड। क्या बनाता है? चेकर बोर्ड। तो देखो चेकर बोर्ड में ये दर्शाता है नर और ये दर्शाता है मादा, ठीक है। नर और मादा, ठीक है। प्लस वाला मादा और तीर का निशान नर, ठीक है। ये ले लिया। अब आपस में या ऐसे दर्शा सकते हो, ये नर हो जाएगा और ये मादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है? F1 पीढ़ी का आपस में संकरण कराया तो कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4। तो देखो 4 बॉक्स बना लो, 1 2 इधर और 2 नीचे। ये 4 बॉक्स बना लिया अपन, ठीक है। देखो अब इसमें से क्या लेंगे? जो F1 पीढ़ी लेंगे, F1 पीढ़ी का अपन दूसरे करंट कराया था, दो ले लो। वैसे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो एक ले लेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। संकलन कराओ, इसको गुणा कराना है, एक बार इससे एक बार इससे। तो बताओ क्या आएगा? ऐसे करते हैं टी स्क्वायर, नहीं कैसे करेंगे? टी और टी, तो टी और टी। फिर इसको से गुणा कराओ, टी और स्मॉल टी। इसका इसका संकलन कराओ तो टी और स्मॉल टी। इसका इसमें संकलन कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। बात आ गई। चलो अब इनका निकाल लेते हैं। क्या एक निकालते हैं लक्षण प्रारूप और एक निकालते हैं जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप में क्या कहते हैं? बाहर से देखते दूर से तो आप कहोगे और ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये बोना। तो क्या करेंगे? बाहर से क्या होता है? लंबे कितने दिखाई दे रहे? बोलो एक तो लेते लंबे और बोले। बताओ लंबे कितने दिखाई दिए? 1 2 3 और बोले कितने दिखाई दिए? 1। फिर कहता नहीं मैं तो इंची टेप लेके जाऊंगा, आपको कौन लंबा है कौन बोलना है। तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध लंबा। और ये क्या हो गया? ओनली लंबा। और ये भी लंबा और ये बोना। तो इसने कहा गजब हो गया, एक तो शुद्ध लंबा आ रहा है और 2 लंबे आ रहे हैं और 1 बोना। तो क्या आया? बोलो शुद्ध लंबा, फिर क्या आया? लंबा, और फिर क्या आया? बोना। तो बताओ क्या आया? कितने शुद्ध लंबे आए? 1। कितने लंबे आए? 2। और कितने बोने आए? 1। तो बताओ कितना अनुपात आया? 1:2:1। अब देखो सेम वही है प्रोसेस। क्या करेंगे? जैसे आपने पढ़ा था ना, सेम वही, थोड़ा सा चेंज करना है। देखो ये इतना सा एडो है इसके अंदर, बाकी वही है। तो देखो बोलो यह कौन सा नियम है? यह मेंडल की वंशागति का
दूसरा नियम है जो किसके आधार पर है? एकल संकर या द्विसंकरण? एकल संकर संकरण पर आधारित। जो एकल संकर संकरण पर आधारित है। जो एकल संकर संकरण पर आधारित है। जो एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित है। उन्होंने क्या किया? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का आपस में संकरण, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का आपस में संकरण करवाने पर जो F1PD प्राप्त होती है, F1PD प्राप्त होती है F1PD प्राप्त होती है। तो F1PD प्राप्त होती है तो वहां पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, दिखाई देगा सभी लंबे आए थे जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप में। तो बताओ जब F1PD प्राप्त होती है तो युग्मकों के लक्षण साथ साथ रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो लिखो F1PD प्राप्त होती है तो F1PD में युग्मकों के लक्षण साथ साथ रहते हैं। युग्मकों के लक्षण साथ साथ रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते फिर क्या हो गया? फिर क्या किया? F1PD का आपस में संकलन कराया। जब F1PD का आपस में संकलन करवाते हैं तो क्या होते हैं? युग्मकों के लक्षण पृथक होकर अपने लक्षण के अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। तो आपस में संकलन करवाते हैं तो युग्मकों के लक्षण पृथक होकर अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं तो युग्मकों के लक्षण पृथक होने के आधार पर इसे क्या कहा? पृथक्करण का नियम। तो अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। F2PD में युग्मकों के लक्षण पृथक होने के कारण इसे पृथक्करण का नियम कहा। बस ये हो गया इतना आसान। आगे बात समझे। चलो मेंडल की वंशावली का दूसरा नियम कौन है? पृथक्करण का नियम। ये मेंडल की वंशावली का दूसरा नियम है जो एकल संकर संकरण पर आधारित है। बिल्कुल सही है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का संकलन कराया, संकलन कराने पर प्राप्त F1PD प्राप्त होती है। उस F1PD का आपस में संकलन कराया, F1PD का संकलन कराने पर F1PD प्राप्त होती है। F1PD में युग्मकों के लक्षण साथ साथ रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। जब F1PD का आपस में संकलन करवाते हैं
तो युग्मकों के लक्षण पृथक पृथक होकर, युग्मकों के लक्षण अलग अलग होकर अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। अर्थात यहाँ F1 पीढ़ी में, अर्थात यहाँ F2 पीढ़ी में युग्मकों के लक्षण पृथक पृथक होने के कारण इसे पृथक्करण का नियम कहा। क्या बात समझ में आ गई? तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेटा बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आप अपने पड़ोसी के साथ या किसी के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं उपलक्ष्य में तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।